हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आज हम फॉर द लव ऑफ बुक सीरीज़ में डे 14 पे हैं, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कुछ मूवमेंट्स को जो पोस्ट मॉडर्निज्म टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं। मूवमेंट्स, लिटरेरी मूवमेंट्स आपके सीयूईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और पोस्ट मॉडर्न टाइम फ्रेम के अंदर कुछ मूवमेंट्स आए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे मूवमेंट पोइट्री, अ टर्म विच इज क्वाइंड बाय डीजे स्कॉट इन 1954 हिज एंथोलॉजी विच वाज पब्लिश देयर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मूवमेंट पोइट्री में बहुत से राइटर्स हैं, इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। मेन स्ट्रीम राइटर्स इस मूवमेंट पोइट्री का पार्ट है, जैसे फिलिप लार्किन, किंग्सले एमिस, डोनाल्ड डेवी, डीजे इनराइट, Elizabeth Jennings, the only female writer which she was a part of movement poetry, John Wayne, थॉम गन एंड रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट, ये सब मूवमेंट पोइट्री का पार्ट है। आजकल एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइटर्स का नाम दिया रहता है और पूछ लेते हैं कौन मूवमेंट पोइट्री का पार्ट है, कौन कन्फेशन पोइट्री का पार्ट है। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा रहे हैं। तो मूवमेंट पोइट्री 1950s का पोइट्री का एक ग्रुप है। टर्म कॉइन किया था जी.डी. स्कॉट ने, अभी हम डिस्कस करेंगे। और बहुत से राइटर्स जो मेन स्ट्रीम राइटर्स हैं, जैसे किंग्सले एमिस, फिलिप लार्किन, एलिजाबेथ जेनिंग्स, रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट, वो सब इसी ग्रुप का पार्ट हैं। ये दूसरे जगह के भी लोग इसमें एडेड थे, ऑल्दो इट वाज टोटली प्योरली ब्रिटिश इंग्लिश इन करेक्टर, लेकिन यूके के और भी राइटर्स आपको देखने को मिलेगा कि पार्ट बने थे आगे चल के। इनकी एक एंथोलॉजी आई थी जिसको न्यू लाइंस बोलते हैं। किसने एडिट की थी? रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट ने एडिट की थी। एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आप इनकी पोइट्री इन जनरल पढ़ोगे। तो कुछ थीम्स हैं, जैसे कि इनका कहना था कि गुड पोइट्री मेंट वेरी सिंपल सेंसुअस कंटेंट एंड ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल एंड ऑल्सो डिग्निफाइड फॉर्म। राइट, तो मेन फीचर्स क्या है इनकी पोइट्री के? आयरॉनिकल होती हैं, डाउन टू अर्थ होती हैं, एंड सेंटिमेंटल, एंड दे आर रूटेड इन नॉस्टैल्जिक आइडिया ऑफ इंग्लिश आइडेंटिटी। सो पोएम विल बी आयरॉनिक इन नेचर, इट विल बी डाउन टू अर्थ, एंड ऑल्सो इट विल शो द आइडिया ऑफ इंग्लिश आइडेंटिटी। ठीक है, साथ ही साथ यूरोपियन सिंपथीज के बारे में बात करेंगे। शो दे विल शो दैट इट वर रिगार्डेड एज अनमिस्टेकेबल साइंस ऑफ इंटेलेक्ट, pretentiousness and also moral turpitude। कुछ राइटर्स, कुछ क्रिटिक्स इस अप्रोच को क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन जो ये राइटर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, जिनको हम ऑक्सब्रिज एजुकेटेड भी बोलते हैं, वाइट, एंड दे आर प्रीडोमिनेंटली मेल। यू कैन सी ओनली एलिजाबेथ जेनिंग्स वाज द ओनली वुमेन इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो ये पूरा ग्रुप ही इन जनरल प्रीडोमिनेंट वाइट ऑक्सब्रिज एजुकेटेड राइटर्स का ये पूरा ग्रुप है। राइटर्स इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारी एंथोलॉजीज आई हैं जो एग्जामिनेशंस में पूछी जा रही हैं, जैसे इन राइट का पोएट्स ऑफ 1950s एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। 1955 में इनकी एंथोलॉजी, मूवमेंट पोइट्री की एंथोलॉजी जो इन राइट ने एडिट किया था, पोएट्स ऑफ द 1950s। कॉन्क्वेस्ट की न्यू लाइंस 1956 में बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मूवमेंट पोएट्स के ऑप्शंस देके डीजे इन राइट के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी एंथोलॉजी उन्होंने एडिट की है। ऐसे क्वेश्चंस बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए हैं, जेएनयू में भी आए हैं, तो इस ग्रुप के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। वैसे ही एक 1950s में और अर्ली 1960s में एक दूसरा ग्रुप है जिसको कन्फेशनल पोइट्री बोलते हैं, ग्रुप ऑफ आई। राइट, आई फ्रेम में डिफाइड करते हैं। कन्फेशन क्या होता है? वैसा ही होता है, जैसे इंडियन में आपने कमला दास को पढ़ा था। तो कन्फेशनल पोइट्री भी एक तरीके का, जिसको हम कन्फेशनलिज्म स्टाइल को बोलते हैं, जो अमेरिका के अंदर 1950s और 1960s में जनरेट होती है। इसको हम, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म एंड इट इज नोन एज द पोइट्री ऑफ पर्सनल और पोइट्री ऑन आई, which talks about experience, personal experiences in general। राइटर्स आपको मिलेंगे, मेनली वुमेन राइटर्स मिलेंगी, जो अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने पर्सनल ट्रॉमा को, साइकी पे क्या उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको वो रिप्रेजेंट करती है। तो जो कंटेंट होगा मोस्टली इट टॉक्स अबाउट मेंटल इलनेस, सेक्सुअलिटी, सुसाइड, and often you will find that they are set in relation to broader social themes। ये जो मेन थीम्स हैं, इनको सब थीम बना के एक सोशल, ब्रॉडर सोशल थीम्स के थ्रू इनको प्रेजेंट किया जाता है। कौन कौन से राइटर्स हैं, नाम याद रखिएगा: सिल्विया प्लैथ, रॉबर्ट लोवेल, जॉन बैरीमैन एंड सेक्सटन। इंपॉर्टेंट राइटर रॉबर्ट लोवेल, सिल्विया प्लैथ एंड सेक्सटन, एलन गिन्सबर्ग। एलन गिन्सबर्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्नोडग्रास। ये दो कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जो कन्फेशन पोइट्री से रिलेटेड हैं।
तीसरा दैट इज एपिक थिएटर, अ वेरी फेमस थिएटर। हम लोगों ने बर्टोल्ट ब्रिज के बारे में बात की थी, एलिनेशन इफेक्ट के बारे में कुछ पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था। वैसे ही एक थिएटर है जिसका नाम है एपिक थिएटर। इस बेसिकली जर्मन थिएट्रिकल मूवमेंट जो कि अर्ली टू मिड 20th सेंचुरी के टाइम पे स्टार्ट हुआ। इसकी प्रैक्टिसेस क्या थी आप देखोगे, जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है उसके ऊपर ये लोग वर्क्स लिख रहे थे। तो जो इसका पर्पस था, द पर्पस ऑफ एपिक थिएटर इज नॉट टू encourage an audience to suspend their disbelief but rather to force them to see their world as it is। अपने वर्ड को as it is दिखाना, as it is represent करना, that was the motive of epic theater। तो जो हम लोग willing suspension of disbelief का आइडिया पढ़ते हैं कोलरिज में, that we are willingly suspending our disbelief, that was not a part of epic theater। For them they wanted to show the reality of people in general। This term was coined by Erwin Pescator। Remember, Bertolt Brecht is very famous for working in epic theater, but mostly this term, remember the name of the writer who coined it. Erwin Pescator was the person who coined this term called epic theater। It was not invented by Brecht, but he made it famous through his terms like estrangement effect, like V effect, और उसी को हम लोग एलिनेशन इफेक्ट बोलते हैं, जो एपिक थिएटर का मेन पार्ट है। तो इस थिएटर में क्या किया जाता था, कैसे एलिनेट करते हैं ना, एलिनेशन इफेक्ट अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे एलिनेट किया जाता था लोगों को, ऑडियंस को स्टेज से, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज द नॉट रियल वर्ल्ड, वी हैव टू टेक अ गैप, वी हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस। और उसी चीज को थिएटर में दिखाया जाता था। तो फीचर्स क्या होंगे, दैट यूज ऑफ पुअर और आयरॉनिक एक्टिंग, डिलिबरेटली पुअर एक्टिंग की जाएगी, आयरॉनिक एक्टिंग की जाएगी, सेट्स जो होंगे वो मूविंग होंगे, साथ ही साथ एक्टर्स जो हैं दे विल प्ले मल्टीपल कैरेक्टर्स, सिंगल एक्टर विल प्ले सो मेनी कैरेक्टर्स, एंड ऑल्सो एक्टर्स इंटरेक्टिंग विद ऑडियंस। यू विल सी प्ले कार्ड्स का यूज होता है, इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही बता दी जाएगी, तो जानबूझ के डिस्टेंस बनाई जा रही है ताकि यू कैन ब्रेक द फोर्थ वॉल। दीज आर सम ऑफ द you know features of epic theater: use of poor or ironic acting, moving sets, actors playing multiple characters, the actors interacting with audience, they are telling stories with audience। आप देखोगे लोग प्ले कार्ड्स लेके बैठे हुए हैं और आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जा रही था कि आप इमोशनली वैसे कनेक्ट ना करो और रियलिटी को समझ पाओ। ये टर्म किसने कॉइन किया था, ये टर्म कॉइन किया था इरविन पिस्कैटर ने, पर इसको फेमस किया बर्टोल्ट ब्रेcht ने, द मदर करेज, जिनका एक बहुत फेमस प्ले भी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ही जैसे एपिक थिएटर है, वैसे एक थिएटर है जिसका नाम है थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड, जो बेसिकली ब्राजीलियन थिएटर प्रैक्टिस है बाई ऑगस्टो बोल। लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया, थिएटर ऑफ ऑप्रेस्ड, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ऐसे करके एपिक थिएटर, 4 थिएटर्स के नाम लिख दिए, 4 किसने स्टार्ट किया, कौन इसका टर्म क्वाइन किया, उनके ऑप्शंस दे दिए गए और पूछ लिया गया था। तो ये ऑप्शन से हमने उठाया है थिएटर ऑफ द ऑब्जर्व, जो कि एक थिएटिकल फॉर्म है जो ब्राजील में फेमस थी। किसने फेमस किया, ऑगस्टो बॉल ने, और इनका भी वही सेम आइडिया है, राइट। यू विल फाइंड दैट द ऑडियंस दे आर मोर एक्टिव, सच एज स्पेक्टेटर्स। जब हम स्पेक्टेटर्स बोलते हैं तो उसको स्पेक्ट एक्टर्स बोल दिया गया, दे आर ऑल्सो ऑडियंस और इज ऑल्सो playing a role of actors, they explore, they show, they also analyze and transform the reality in which they are living। तो हम जो थिएटर फॉर्म आज पढ़ रहे हैं, चाहे वो थिएटर ऑफ ऑपरेस्ड हो, चाहे थिएटर ऑफ सप्रेस्ड हो, या एपिक थिएटर हो, उसमें ऑडियंस का रोल है, राइट। दे आर नॉट जस्ट मेयरली ए स्पेक्टेटर बट दे आर स्पेक्ट actors। That's what Augusto Boal defined when he was talking about theater of oppressed, right। ये कुछ थिएटर फॉर्म है 1950s की जो एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म को जिसका नाम है कंपल्सरी हेट्रोसेक्सुअलिटी। ये खुद ही से बता रहा है, कंपल्शन ऑफ हेट्रोसेक्सुअलिटी, दैट मीन्स मेल, मेल का फीमेल के टुवर्ड्स, फीमेल का मेल के टुवर्ड्स रिलेशन, वही उसी को कंपल्सरी हेट्रोसेक्सुअलिटी बोल देते हैं। दिस थ्योरी दैट हेट्रोसेक्सुअलिटी इज अज्यूम्ड and enforced upon women by a patriarchal and heteronormative society। The society is heteronormative, right। और ये क्या करती है, ये एक तरीके से इन्फोर्स करती है हेट्रोसेक्सुअलिटी को वुमेन के ऊपर। कौन कर रहा है, पेट्रियार्कल सोसाइटी कर रही है, हेट्रोनॉर्मेटिव सोसाइटी कर रही है। एंड्रियन रिच, जो कि पीजी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में बीएचयू के सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं, और उन्होंने ही ये टर्म कॉइन किया था, कंपल्सरी हेट्रोसेक्सुअलिटी एंड लेस्बियन एग्जिस्टेंस। इस नाम से एक एस्से लिखा था 1980 में, और वहीं पे ये टर्म कॉइन किया था। इन्होंने बोला, वुमेन इन एवरी कल्चर
they are believed to have an innate preference for relationship with men, and this leads women to devalue and minimize the importance of their relationship with other women. That means उनको force किया जाता है और इनको believe किया जाता है, एक prejudice बनाई गई है that if they are women they will fall in love with men. This kind of preference for relationship with men is there and it affects them to, and that is one of the reasons why they are devaluing and minimizing their other relationship with women. इसको क्या बोलते हैं? इस टर्म का नाम है कंपल्सरी हेट्रोसेक्सुअलिटी. ठीक है, इन्होंने एक और टर्म कॉइन किया था जिसको हम बोलते हैं लेस्बियन कॉन्टिन्यूम. राइट, लेस्बियन स्टडीज में उनके आइडियाज को भी रिप्रेजेंट करने में इनका बहुत बड़ा रोल है. द ऑपरेशन ऑफ वुमेन as well as of lesbians to the forefront of poetic discourse and rich इसलिए भी फेमस है. ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एलन शोवाल्टर का अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन. बहुत फेमस, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है. रूम ऑफ वंस ओन हमने डिस्कस किया था. अ रूम विथ अ व्यू इज अ वर्क बाय E.M. Forster. A literature of their own is a work by Ellen Showalter where she actually divided women's writing into 3 different phases. आपने फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव का डिस्कशन पढ़ा होगा. वैसे ही 3 फेजेस में एलन शोवाल्टर ने फेमिनिज्म को डिवाइड किया है, वुमेन राइटिंग्स को डिवाइड किया है. फर्स्ट इज द फेमिनिन फेज. फेमिनिन फेज जहाँ पे राइटर्स क्या कर रही हैं, फीमेल राइटर्स दे आर ट्राइंग टू अडेयर टू मेल वैल्यूज, राइटिंग एज मैन एंड यूजुअली डिड नॉट इंटर इनटू द डिबेट रिगार्डिंग देयर प्लेस इन सोसाइटी. पहला फेज आया फीमेल राइटर्स की हिस्ट्री में जहाँ पे वो मेन को दे आर मेरली कॉपीइंग इट, कुछ नया नहीं कर रही हैं, पेट्रियार्की के अगेंस्ट नहीं बोल रही हैं, बस दे आर ओनली राइटिंग एंड दे आर कॉपीइंग द स्टाइल्स, द वैल्यूज दैट वर गिवन बाय मेन. ये पहला फेज, इसको क्या बोलते हैं? द फेमिनिन फेज बोलते हैं. ठीक है, जहाँ पे राइटर्स क्या किया, आपने हिस्ट्री में देखा बहुत सारे फीमेल राइटर्स ने पेन नेम यूज किए. स्पेशली विक्टोरियन टाइम में आपने ब्रॉन्ते सिस्टर्स पढ़ा होगा. ब्रॉन्ते सिस्टर्स में भी शार्लोट ब्रॉन्ते, एन ब्रॉन्ते, एन तीनों सिस्टर्स ने पेन नेम्स यूज किए थे इन ऑर्डर टू शो, इन ऑर्डर टू राइट लाइक मेन यूज टू राइट इन देयर राइटिंग्स. तो ये जो मेन वैल्यूज है इसको फेमिनिन फेज के अंदर यूज किया गया. ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स के बारे में एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. सेकेंड फेज की बात की उन्होंने, फेमिनिस्ट फेज. तो पहले फेमिनिन फेज आया, देन फेमिनिस्ट फेज आया, और फेमिनिस्ट फेज में क्या हुआ, जो इनकी थीम्स है, राइटर्स की थीम, वो चेंज हो गई. सो नाउ in the feminist phase, the central theme of works by female writers was the criticism of the role of women in society and the oppression of women. Now patriarchy was questioned. जो female writers हैं वो अपने existence के बारे में बात करने लगी और men को copy करने की जगह अपनी सारी चीज़ों को discuss करने लगी. जैसे gynocriticism आया by Ellen Showalter. This was the time when the second sex was written by साइमन डी बेवर. पब्लिक प्राइवेट डिवाइड की बात होने लगी, वो अपने स्पेस के बारे में फीमेल्स ने क्या किया, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया. ये जो फेज है उसको फेमिनिस्ट फेज बोला गया, जो आप सेकेंड वेव में रेडिकल फेमिनिज्म पढ़ते हैं उससे काफ़ी सिमिलर है. तीसरा फेज है जिसको फीमेल फेज बोलते हैं. आपने 2 फेज पढ़े, फेमिनिन जहाँ पे कुछ भी क्रिटिसिज्म नहीं है, दे आर सिंपली राइटिंग लाइक अ मैन. देन आया फेमिनिस्ट फेज जहाँ पे फेमिनिस्ट जब आपने सुना दैट मीन्स इट शोज द रेडिकलिटी, तो रेडिकल अप्रोच फॉलो की गई. फिर तीसरा फेज इन्होंने बताया एक ऐसा भी आया जिसको फीमेल फेज बोलते हैं, जहाँ पे अब दे आर नॉट ट्राइंग टू प्रूव देयर प्लेस, दे आर नॉट ट्राइंग टू प्रूव द लेजिटिमेसी ऑफ द देयर पर्सपेक्टिव, बट दे हैव स्टार्टेड राइटिंग एंड दे हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग देयर राइटिंग. तो ऐसा प्लेस, ऐसा टाइम जब यहाँ पे वुमेन राइटर्स अपने लेजिटिमेसी को प्रूफ नहीं कर रही हैं, अपने पर्सपेक्टिव को प्रूफ नहीं कर रही हैं. इट वाज अज्यूम्ड दैट द वर्क्स ऑफ अ वुमेन राइटर वर ऑथेंटिक एंड दे आर वैलिड. नाउ दे आर सेइंग कि इनके वर्क्स वैलिड हैं, इनके ऑथेंटिक है, कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. और इसमें आपको वो एंगर और वो कॉम्बेटिव कॉन्शियसनेस जो फेमिनिस्ट फेज में देखने को मिली, वो तीसरे फेज में हमको नहीं मिलती है. ये बहुत तीनों इंपॉर्टेंट फेज हैं. डिस्क्राइब करके वो पूछ लेते हैं कि कौन से फेज की बात हो रही है. क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लास्ट ईयर का अगर आप गेट का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो इसी को रीअसर्ट किया था, रीडिफाइन किया था टोरिल मोई ने. अगर आप पीटर बेरी पढ़ते हैं तो पीटर बेरी के फेमिनिज्म के फर्स्ट पेज पे ही
आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जहां से गेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया कि टोरिल मोई ने जो रीडिफाइन किया है एलन शोवाल्टर्स का फेमिनिन, फेमिनिस्ट और फीमेल को, वो उनके अकॉर्डिंगली क्या था। तो आप जब टोरिल मोई का आपने नाम सुना होगा, काफी फेमस वर्क है सेक्सुअल एंड टेक्सुअल पॉलिटिक्स, केम इन 1970। वहां पे इन्होंने क्या किया, एलन शोवाल्टर का जो फेमिनिन, फेमिनिस्ट और फीमेल फेल था, इन टर्म्स को उठाया और उनको डिस्क्राइब किया। तो उन्होंने उसको थोड़ा सा अपोजिट कर दिया। जैसे आप जब एलन शोवाल्टर के फेजेस पढ़ते हैं तो पहले फेमिनिन फेज आया, फिर फेमिनिस्ट फेज आया एंड देन फीमेल फेज आया। अब इन तीनों टर्म्स को उठाया, पहले उन्होंने फीमेल फेज की फीमेल क्या है उसके बारे में बताया, फिर उन्होंने फेमिनिस्ट बताया क्या है, और फिर फेमिनिन बताया। तो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया उस ऑर्डर को, जो है उल्टा कर दिया, और टोरिल मोई ने इन टर्म्स को डिस्क्राइब किया। तो उन्होंने बोला फीमेल क्या है, फीमेल एक बायोलॉजिकल पोजीशन है, राइट। आप जब बायोलॉजिकली कोई मेल होता है, कोई फीमेल होता है, तो फीमेल इज अ बायोलॉजिकल पोजीशन, बट फेमिनिस्ट इज अ पॉलिटिकल पोजीशन। और यही क्वेश्चन पूछा गया गेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। उन्होंने बताया ऐसी पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल पोजीशन होती है उसको क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू टोरिल मोई। तो फीमेल इज अ बायोलॉजिकल पोजीशन, फेमिनिस्ट इज अ पॉलिटिकल पोजीशन, एंड फेमिनिन, फेमिनिन क्या है, इज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। जैसे हम बोलते हैं मॉस्कुलिन राइट्स, फेमिनिन और मास्कुलिन ट्रेट्स, जो एक फेमस बिलीव है दैट मेन कैन नॉट क्राई बिकॉज दे आर मास्कुलिन इन नेचर, एंड मास्कुलिनिटी का रिजिडनेस बनाया गया। फेमिनिन बोल देते हैं वुमेन्स आर वीक, ये फेमिनिन ट्रेट माना जाता है। तो ये क्या है, सब सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, इनका रियलिटी से कोई भी रिलेशन नहीं है। दे आर कल्चरली डिफाइंड, दे आर सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। उसको क्या बोलते हैं, फेमिनिन बोलते हैं, राइट। तो फीमेल इज अ बायोलॉजिकल पोजीशन, फेमिनिस्ट इज अ पॉलिटिकल पोजीशन, एंड फेमिनिन इज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। ये तीनों बातें किसने बोली, टोरिल मोई ने बोली, जब उन्होंने एलन शोवाल्टर के इन फेजेस को रीडिफाइन किया, राइट। ये एग्जामिनेशन में फेमिनिज्म से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली आपके सिलेबस में भी ये यूनिट दी हुई है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किए, आप इसको रिवाइज करिएगा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करिएगा। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।